हेलो स्टूडेंट्स, मनिंदर साइंस स्कूल के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है जिसका नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के पार्ट नंबर 1 में यानी कि आज के वीडियो में हम केवल बेसिक चीज़ें देखेंगे जो कि क्लास 11 से रिलेटेड है और पीछे के चैप्टर से रिलेटेड हैं जो इस चैप्टर में अपने काम में आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी पार्टिकल पे फोर्स लगता है, मतलब कोई भी पार्टिकल लीनियर मोशन कब करता है और रोटेशनल मोशन कब करता है। ठीक है, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस कंसीडर एक पार्टिकल है, इस पे एक फोर्स लग रहा है F1, एक फोर्स लग रहा है F1 और जस्ट अपोजिट इसके एक और फोर्स लग रहा है F2। ठीक है, और हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि F1 इज इक्वल टू F2। मैग्नीट्यूड में F1 और F2 दोनों बराबर है, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो ये क्या मोशन, कौन सा मोशन करेगा, लीनियर मोशन करेगा या रोटेशनल मोशन करेगा, देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि लाइन ऑफ एक्शन, दोनों फोर्सेज की लाइन ऑफ एक्शन क्या है। इसमें लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है, देखो दोनों फोर्सेज एक ही लाइन पे लग रहे हैं। ठीक है, तो एक ही लाइन पे लग रहे हैं तो मतलब लाइन ऑफ एक्शन सेम है। सही बात है, इन दोनों फोर्सेज की लाइन ऑफ एक्शन सेम है और इस पर लगने वाले दोनों फोर्सेज F1 इज इक्वल टू F2 है। सही बात है मैग्नीट्यूड में, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। सही बात है, अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। तो अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो इस पर टॉर्क, नेट टॉर्क मतलब टॉर्क क्या करता है, किसी पार्टिकल को घुमाने का काम करता है, इस पर नेट टॉर्क 0 होगा। किसी भी पार्टिकल पर अगर दो फोर्सेज या दो से ज्यादा फोर्सेज लग रहे हैं और उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है तो उस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, मतलब वो पार्टिकल लीनियर मोशन कर सकता है, वो पार्टिकल रोटेशनल मोशन नहीं करेगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, F नेट क्या होगा, F1 माइनस F2। सही बात है, और दोनों बराबर हैं तो 0। तो मतलब इस पर न तो नेट फोर्स लग रहा है और न ही कोई टॉर्क लग रहा है। नेट टॉर्क भी 0 है, मतलब नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0। फोर्स क्या करता है, लीनियर मोशन में लीनियर मोशन करवाता है, क्या करवाता है, लीनियर मोशन। और टॉर्क क्या करता है, रोटेशनल मोशन करवाता है। और दोनों 0 है, इसका मतलब नो लीनियर मोशन। F नेट कितना है, 0, मतलब नो लीनियर मोशन, मतलब ये पार्टिकल न तो लीनियर मोशन करेगा, लीनियर मोशन का मतलब एक लाइन में चलना, न तो ये सीधा चलेगा एक लाइन में और रोटेशनल मोशन नहीं घूमेगा। अगर टॉर्क भी 0 है तो नहीं घूमेगा, पहली बात। अब केस नंबर 2 है, ये फर्स्ट है। केस नंबर 2 है कि एक ये पार्टिकल है, इस पे फोर्स लग रहे हैं दो, एक लग रहा है इधर F1 और एक लग रहा है यहाँ पे F2। पीछे वाले जो दोनों लग रहे थे वो इसके सेंटर पे लग रहे थे, इस वाले लग रहे हैं, एक यहाँ लग रहा है एक नीचे लग रहा है F2। ठीक है, ये इसका सेंटर है। यहाँ जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो दे रखी है कि F1 इज इक्वल टू F2। मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्सेस बराबर हैं एंड अपोजिट हैं, अपोजिट भी, दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब उल्टी डायरेक्शन में है। तो मतलब F नेट क्या होगा, यहाँ पे F नेट वही होगा F1 माइनस F2, इसका मान आएगा 0। F नेट 0 है, इसका मतलब ये पार्टिकल लीनियर मोशन नहीं करेगा, ये पार्टिकल लीनियर मोशन नहीं करेगा, मतलब नो लीनियर मोशन। ठीक है, रेखीय गति नहीं करेगा। अब बात करते हैं लाइन ऑफ एक्शन की। लाइन ऑफ एक्शन मतलब जहां ये जो फोर्स जहां लग रहे हैं वो क्या एक ही लाइन पे लग रहे हैं। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है। ठीक है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है तो सेम नहीं है, नॉट सेम। लाइन ऑफ एक्शन क्या है, नॉट सेम, सेम नहीं है। इसका मतलब नेट टॉर्क का मान 0 नहीं होगा, और अगर नेट टॉर्क का मान 0 नहीं है इसका मतलब ये जो पार्टिकल है ये रोटेशनल मोशन
करेगा। क्या करेगा? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का मतलब घूमेगा। अब हमें क्या पता चल रहा है? नेट फोर्स 0 है और नेट टॉर्क 0 नहीं है। नेट फोर्स 0 मतलब लीनियर मोशन नहीं करेगा और नेट टॉर्क 0 नहीं है, नॉन जीरो है, इसका मतलब ये रोटेशनल मोशन करेगा। मतलब ये पार्टिकल क्या करेगा? अपने की यहीं पे घूमेगा, ऐसे यही घूमता रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा न पीछे बढ़ेगा, केवल यही घूमता रहेगा ये पार्टिकल। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम है, ये फोर्स इसके बराबर है और अपोजिट है, इसलिए नेट फोर्स 0 है और नेट टॉर्क 0 नहीं है क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा पार्ट इसका। थर्ड है कि ये पार्टिकल है, ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर। पहले केस में हमें क्या देखा था कि ये दोनों बराबर हैं, F1 बराबर F2 है, तो नेट फोर्स 0 आया था। लेकिन इस बार इंफॉर्मेशन क्या दी है? F1 इज ग्रेटर देन F2। F1 का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि F1 का जो परिमाण है वो ज्यादा है, मतलब इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल पे, इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है, इधर कम फोर्स लग रहा है। ऐसा होगा तो क्या होगा? नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर। मैंने ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर इसका मान आएगा नॉन जीरो। हमें ये नहीं पता करना है कि कितना मान आएगा, हमें ये देखना है कि मान जीरो आ रहा है कि नॉन जीरो आ रहा है। F नेट, किसी भी पार्टिकल पे फोर्स, नेट फोर्स का मान नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये पार्टिकल लीनियर मोशन करेगा, लीनियर मोशन करेगा। दोबारा बता रहा हूं कि अगर किसी पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स का मान 0 है तो वो लीनियर मोशन नहीं करेगा, लेकिन वो एक प्रकार का मोशन है, रोटेशनल मोशन, वो कर सकता है। वो कब करेगा? जब दोनों फोर्सेज या दो से ज्यादा फोर्सेज भी हों तो उन सभी की लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगी। तो F नेट का मान 0 है तो लीनियर मोशन करेगा। अब देखते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन दोनों की सेम है। क्या है? सेम है। सेम है इसका मतलब टॉर्क का मान, नेट टॉर्क का मान कितना आएगा? 0 आएगा। नेट टॉर्क का मान 0 आ रहा है, इसका मतलब नो रोटेशनल मोशन। तो टोटल बात हमें क्या पता चली यहाँ से? F नेट 0 नहीं है, नॉन जीरो है, तो लीनियर मोशन करेगा। टॉर्क 0 है, इसका मतलब रोटेशनल मोशन नहीं करेगा। तो किधर? ये केवल लीनियर मोशन करेगा और किधर करेगा? जिधर फोर्स ज्यादा है। F1 का मान ज्यादा बता रखा है F2 से, तो इधर ज्यादा फोर्स लगा रखा है तो ये इधर जाएगा, सिर्फ इधर मोशन करेगा केवल। ठीक है, अब चौथा केस है, ये पार्टिकल है, F1 फोर्स लग रहा है इधर, F2 फोर्स लग रहा है इधर, ठीक, और वही इंफॉर्मेशन है F1 इज ग्रेटर देन F2। मॉड्यूलस में F1 का मान F2 से ज्यादा है और अपोजिट तो है, यहां भी अपोजिट है दोनों। यहां क्या पता चल रहा है कि पहले नेट फोर्स निकालते हैं, F नेट इज इक्वल टू F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर। F1 वेक्टर माइनस, क्योंकि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन माना है, इसलिए हमने F1 से F2 को सब्ट्रैक्ट किया है, तो क्या आएगा? नॉन जीरो वैल्यू आएगी इसकी। सही बात है कि नहीं है? F1 का मान F2 से ज्यादा है तो F नेट का मान नॉन जीरो आएगा, जीरो नहीं आएगा। तो क्या है? ये लीनियर मोशन करेगा। सही बात है। इसी प्रकार लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। देखो इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ है, नोट सेम, और सेम नहीं होती है तो क्या होता है? सेम नहीं होती है तो नेट टॉर्क का मान 0 नहीं होता है। नेट टॉर्क का मान 0 नहीं है, इसका मतलब ये रोटेशनल मोशन भी करेगा, रोटेशनल मोशन भी करेगा। अब यहाँ नेट फोर्स भी 0 नहीं है और नेट टॉर्क भी 0 नहीं है, इसका मतलब ये दोनों फोर्स है, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन एक साथ करेगा। मतलब ये वाला जो पार्टिकल है ये ऐसे भी घूमेगा, आगे 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 की तरफ रोटेशनल मोशन भी करेगा, साथ साथ में लीनियर मोशन भी। मतलब ये ऐसे, इसका मोशन ऐसे हुआ, अभी यहाँ है, कुछ देर बाद यहाँ होगा, कुछ देर बाद यहाँ होगा, कुछ देर बाद यहाँ, मतलब ये घूमता भी जाएगा और साथ साथ में आगे बढ़ता जाएगा। गाड़ी का टायर क्या करता है, या साइकिल, मोटर बाइक, इन सब का टायर की गति होती है ये, क्योंकि उस पर फोर्स भी लग रहा है और टॉर्क भी लग रहा है, तो वो आगे बढ़ता है साथ साथ में घूमता भी है, घूमता हुआ आगे बढ़ता है। तो लीनियर और रोटेशनल दोनों मोशन करेंगे पार्टिकल। ठीक है,
अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इस अरेंजमेंट को दो चार्जेस हैं, एक प्लस और एक माइनस। प्लस क्यों, एक माइनस क्यों? दो इक्वल हैं, दोनों देखो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, क्यों क्यों चार्जेस इनका मैग्नीट्यूड है, दोनों इक्वल हैं और अपोजिट इन नेचर हैं और ये बहुत कम दूरी पर रखी हुई है। ज्यादा दूरी इसलिए दिखाई ताकि समझ में आए चीजें, तो बहुत कम दूरी पर रखी हुई हैं। इसी व्यवस्था को, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, लेट अस कंसीडर इसके बीच की दूरी 2a है, इन दोनों के बीच की दूरी 2a है। ये इसका सेंटर है, सेंटर से एक चार्ज की दूरी a और दूसरे चार्ज की भी सेंटर से दूरी a होगी, ये इसका सेंटर O है। तो इसको बोलते हैं, अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, अब मिसकंसेप्शन ये होता है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज से ही हम डायपोल बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। डायपोल की डेफिनेशन क्या है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो इक्वल एंड अपोजिट क्यू क्यू, ये प्लस क्यू माइनस क्यू भी है, लेकिन हम बना सकते हैं प्लस 10 क्यू माइनस 10 क्यू, इससे भी हम डायपोल बना सकते हैं। प्लस 100 क्यू माइनस 100 क्यू, इससे भी डायपोल बन सकता है। प्लस 5 क्यू माइनस 5 क्यू, इससे भी डायपोल बन सकता है। लेकिन ये प्लस क्यू माइनस क्यू इसलिए लिया है ताकि सिंपलिसिटी के लिए लिया है, ताकि केस सिंपल हो सके, इसलिए प्लस क्यू माइनस क्यू केस लिया जाता है। वैसे बना किसी भी चार्ज से सकते हैं, केवल ध्यान ये रखना है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। 10 10 है, 100 100, 5 5 ऐसे। सुनिए बात। अब देखते हैं आगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इनके बीच की दूरी 2a, ये इसका सेंटर है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिसे किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं, P वेक्टर से। ठीक है, ये इसका मान होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द डायपोल, मतलब डायपोल में जो चार्ज लिए हुए हैं उनका मैग्नीट्यूड। तो क्यू चार्ज लिया हुआ है, क्यू इंटू उनके बीच की दूरी, यहाँ 2a है तो क्यू इंटू 2a, ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये वैसे पीछे के चैप्टर्स में आ चुका है, दोबारा समझा रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट काम में आएगा। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन किधर होती है? माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर, मतलब इसकी डायरेक्शन इधर होगी। पी वेक्टर की डायरेक्शन माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर होगी। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हिंदी में बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है ये एक सदिश राशि है। ठीक, अब देखते हैं कि इस डायपोल को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब इस इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो क्या होगा? इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, क्या कौन कितना टॉर्क लगेगा और उससे क्या होगा, ये सब देखते हैं आगे। लेट अस कंसीडर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म है इसका मतलब इसके हर पॉइंट पे, यहाँ इस रीजन में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सेम होगा। तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बाहर जाते हुए होती है, सही बात है, और नेगेटिव चार्ज से की ओर अंदर की ओर आते हुए होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाती होती है, तो इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि यहाँ इससे बहुत दूर, इन इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत दूर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ होगा बहुत बड़ा, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें डायपोल रखना है। क्या रखना है? डायपोल रखना है।
ये डाइपोल है जिसकी दूरी जो कि 12 डिस्टेंस पे स्थित है दोनों चार्ज। ये है -q, ये है +q। ठीक है, अब देखो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, इस चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये इसको प्रतिकर्षित करना चाहेगा, इसलिए इस पर फोर्स लगेगा इधर F1 = QE। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा फोर्स लगता है, क्योंकि इसका रीजन मैंने बताया, इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये चार्ज इसको अट्रैक्ट, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर फोर्स लगेगा इधर, कूलम्ब अट्रैक्टिव फोर्स F, ये भी F2 मान लो इसको, -QE। इसकी डायरेक्ट माइनस क्यों आया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ही मान सकते हैं, या पहले वाले को अगर इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानूं तो ये वाला जो फोर्स लग रहा है ये नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव माना है। अब हमें पता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड F1 का मैग्नीट्यूड कितना है, QE है, और F2 का मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, QE है। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, सेम है, इसका मतलब नेट फोर्स कितना होगा, F नेट का मान होगा F1 - F2, कितना होगा, QE - QE 0, मतलब F नेट का मान आ रहा है 0। और हमने अभी भी देखा था कि किसी भी पार्टिकल पे अगर नेट फोर्स का मान 0 है, इसका मतलब वो लीनियर मोशन नहीं करेगा, नो लीनियर मोशन। मतलब ये जो डायपोल है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर न तो आगे की तरफ जाएगा न पीछे की तरफ जाएगा। लीनियर मोशन का मतलब ये होता है आगे पीछे मोशन नहीं करेगा, तो ये न तो आगे की तरफ जाएगा न पीछे की तरफ जाएगा। लेकिन एक चीज और देखनी है हमें कि लाइन ऑफ एक्शन, फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन, फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन देखो, इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ है, तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन नॉट सेम, सेम नहीं है। सेम नहीं होने की वजह से नेट टॉर्क जो है इस पे नॉट इक्वल टू 0 होगा। नेट टॉर्क का मान 0 नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा मोशन करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा, ये रोटेशनल मोशन करेगा। मतलब ये डायपोल जो है ये घूमेगा, घूमेगा तो ये वाला फोर्स इसको इधर लाने की कोशिश करेगा, ये वाला फोर्स इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा। तो एंड में क्या होगा, देखो एंड में ये होगा कि ये जो डायपोल है ये पॉजिटिव चार्ज को ये इधर लाने की कोशिश करेगा तो ये इधर आएगा, और ये ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा तो ये डायपोल जो है ये अलाइन हो जाएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 2a दूरी है इनकी, ये इसका सेंटर है O। अब देखो अब भी फोर्स लग रहा है इस पे, अब फोर्स लग रहा है इधर QE, अब लग रहा है इधर और इधर लग रहा है -QE। अब भी F1 वेक्टर इक्वल टू F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि दोनों परिमाण में सेम है, QE है, दोनों का मान QE है, तो यहाँ F नेट कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर बराबर 0। मतलब नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब नो लीनियर मोशन, नो लीनियर मोशन, मतलब ये डायपोल ना तो आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। अब दूसरी चीज एक और देखनी है कि लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन भी सेम नहीं है, नॉट सेम, नहीं लाइन ऑफ एक्शन जो है, सॉरी लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। देखो इसकी लाइन ऑफ एक्शन भी वही है जो इस वाले फोर्स की है, तो सेम है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो नेट टॉर्क का मान 0 आएगा, तो मतलब नो रोटेशनल मोशन। ये सारी चीजें अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, नो रोटेशनल मोशन। तो मतलब इस स्थिति में लीनियर मोशन भी नहीं करेगा क्योंकि नेट फोर्स 0 है, रोटेशनल मोशन भी नहीं करेगा क्योंकि नेट टॉर्क 0 है। तो यहाँ ये इसकी होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्थिति, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, और देखो डायपोल की डायरेक्शन देखो -q से +q की ओर होती है, तो ये होती है डायपोल की डायरेक्शन -q से +q की ओर। तो डायपोल की डायरेक्शन इधर है, ये है डायपोल की डायरेक्शन, और
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि किसी भी डायपोल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाले फोर्स उसको अलाइन करने की कोशिश करते हैं। किसके अलाइन? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन करने की कोशिश करते हैं। इस स्थिति में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में आगे का पार्ट देखेंगे। अब हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन, मतलब चालन के आधार पर कोई भी मटेरियल कितने प्रकार का होता है। कंडक्शन यानी कि चालन, चालन मतलब धारा का प्रवाह होता है या नहीं होता है, उसके आधार पर मोस्टली दो प्रकार का होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर। इंसुलेटर को ही बोलते हैं नॉन कंडक्टर और इसी को बोलते हैं, इस चैप्टर में इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है। कंडक्टर क्या होता है? इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे, और इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेग्लिजिबल, बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इसकी वजह से इनमें चालन होता है। चालन होता है मतलब ये कंडक्ट करते हैं और ये कंडक्ट, नो कंडक्शन। ठीक है। ये होता है फर्क इन दोनों में। अब देखते हैं कि कंडक्टर को और इंसुलेटर यानी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा। उससे पहले हम देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितने प्रकार का होता है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है पोलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय, एक होता है नॉन पोलर, जिसको बोलते हैं अध्रुवीय। ठीक। पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल समझने से पहले हम देखते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, क्योंकि पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होगा वो पोलर मॉलिक्यूल से, इनफाइनाइट पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा, और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो इनफाइनाइट नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों का सेंटर अलग अलग हो, मतलब जिनमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों का सेंटर अलग अलग हो, कंसेंट्रिक नहीं हो, एक ही सेंटर पे नहीं हो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस होंगे उनके सेंटर अलग अलग होंगे। इसके एग्जांपल है HCl, क्या होगा H प्लस और Cl माइनस, H2O, H और OH, H प्लस और OH माइनस, NaCl, Na प्लस और Cl माइनस। तो देखो इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के जो सेंटर वो अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये क्या बना रहे हैं, और ये इनके बीच में कुछ दूरी भी होगी, इनके बीच में कुछ दूरी होगी, तो इसलिए क्या बना रहे हैं, इनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। अब बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस होंगे उन दोनों का सेंटर एक ही होगा, यानी ये एक सेंटर पे होंगे। ये देखो दोनों अलग अलग हैं, पॉजिटिव आयन अलग है, नेगेटिव आयन उससे अलग है, मतलब दोनों सेपरेट होंगे। इसमें दोनों एक ही जगह होंगे, पॉजिटिव आयन भी वही होगा, नेगेटिव आयन भी वही होगा। तो क्या इनमें डाइपोल मोमेंट होगा, देखो क्या होता है डाइपोल मोमेंट, P बराबर Q/2a, यानी कि चार्ज और उन दोनों चार्जेस, मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है उनके बीच की दूरी, जबकि इसमें बीच में कोई दूरी है नहीं, दोनों एक जगह है, तो मतलब
के बीच की दूरी कितनी है 0, तो डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है। इनका तो डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, इनका डायपोल मोमेंट नहीं होता है। इसके एग्जांपल है इसका एग्जांपल है CO2। CO2 में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आयन सब वो एक जगह पे होते हैं, इसलिए उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। अब पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। और एक पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, और एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में बहुत सारे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। अब हम देखेंगे कि इनको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को और कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी कि नॉन कंडक्टर को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। देखो ये लेट अस कंसीडर ये कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टर है। मैंने बताया कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये कंडक्टर है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखी है तब कंडक्टर ऐसा होता है। तो जब उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, लेट अस कंसीडर उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाई है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मतलब इधर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा। मैंने शुरू में बताया था कि इधर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। हमने देखा था कि जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव जो चार्ज है वो अपोजिट जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव होंगे, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन जमा होंगे। ये एक्सटर्नल, इसको लिखें EXT, मतलब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रॉन इधर जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इधर इस साइड पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होनी स्टार्ट हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उसको हम ये मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होना स्टार्ट हो गया इधर, ठीक है। या इसको मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर हो गया। पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, मतलब नेगेटिव चार्ज की कमी हो रही है, इसलिए हमने माना कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव चार्ज की ओर जाती है। तो यहाँ इसके अंदर भी एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इसके अंदर बनेगी ई इंड्यूस्ड, EI लिखते हैं इसको, E इंड्यूस्ड, ठीक है। EI मतलब E इंड्यूस्ड, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। और ये इलेक्ट्रॉन जो है कब तक इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन तब तक इधर जाएंगे जब तक कि E इंड्यूशन की अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं हो जाए। मतलब यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें अगर किसी कंडक्टर में, जो कि हमने पिछले चैप्टर्स में भी देखा था, चैप्टर नंबर 2 में देखा था, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है, 0 होता है। वो क्यों होता है, इसी वजह से होता है, E नेट बराबर E एक्सटर्नल माइनस E इंड्यूस। देखो ये एक्सटर्नल इधर है, E इंड्यूस इसके जस्ट अपोजिट है, इसलिए माइनस का साइन आया है। और मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन कब तक जाएंगे इधर, इलेक्ट्रॉन तब तक इधर जाते जाएंगे, और जब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज इधर बढ़ता जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज इधर बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। और ये इंड्यूस कब तक होगी, जब तक कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड न बना दे। तो इन दोनों का मान बराबर होगा और E नेट का मान 0 होगा। मतलब अगर किसी भी कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 आता है, क्योंकि उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव होंगे, और जैसे वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव होंगे तो इस वाले प्लेट पे इधर जो पॉजिटिव चार्ज बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कंडक्टर के अंदर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, उसको बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो कब तक होगी, ये इलेक्ट्रॉन कब तक इधर जाएंगे, जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन जाएगी।
इस वजह से इन दोनों की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो 0 आएगी। अब देखते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी कि पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा। देखो ये है पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, लेट अस कंसीडर ये है पोलर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। पोलर है इसका मतलब इसमें क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस हैं वो अलग अलग होंगे, जस्ट लाइक ऐसे होंगे, ऐसे ठीक है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, देखो अलाइन नहीं होंगे, ये रेंडमली ओरिएंटेड होंगे, मतलब इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी। जैसे एक ऐसे हो गया प्लस माइनस, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे, एक ऐसे, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा है तो पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में तो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो रेंडमली ओरिएंटेड होंगे, मतलब उनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी, वो रेंडमली ओरिएंटेड रहेंगे, ठीक है। तो मतलब इसकी डायरेक्शन इधर है डायपोल मोमेंट की, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी इधर है, इसकी इधर है, माइनस से प्लस इसकी इधर है और इसकी इधर है। तो मतलब सभी डायपोल मोमेंट्स की हमें पता है कि एक जो पोलर मॉलिक्यूल है उसका डायपोल मोमेंट होता है, लेकिन सभी कोई रेंडमली ओरिएंटेड है, मतलब किसी एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं है। तो इन सब का अगर नेट डायपोल मोमेंट निकालने तो उसका मान 0 आएगा, क्योंकि ये दिखा रखे हैं मैंने 6 पोलर मॉलिक्यूल दिखा रखे हैं, लेकिन किसी भी पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उन सभी का अगर नेट ये निकालेंगे नेट डायपोल मोमेंट तो वो 0 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये हमने देखा था कि डायपोल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, वो अलाइन होना स्टार्ट होता है किसकी डायरेक्शन में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये अलाइन होना स्टार्ट होंगे, ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेक्टर, तो ये अलाइन होंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड EXT, सही बात है। और देखो डायपोल मोमेंट, सभी डायपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन इधर है, एक्चुअल में सभी की एक साथ नहीं होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पोलर मॉलिक्यूल्स वो अलाइन होना स्टार्ट होते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब देखो सभी की डायरेक्शन इधर है, लेकिन इधर पॉजिटिव चार्ज है देखो और इधर नेगेटिव चार्ज है, सभी में इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो इसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, उसको बोलते हैं EI, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है। कंडक्टर में क्या हुआ था कि अंदर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी जितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो 0 हो गई थी, लेकिन इस बार E नेट का मान जो है वो होगा E एक्सटर्नल माइनस E इंड्यूस्ड, यानी कि E एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में है और इंड्यूस इधर होगी क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है इधर नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर। लेकिन इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में या पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के मान से कम होगा, इस वजह से इसका मान E नेट का मान नॉट इक्वल टू 0 आएगा। दो बातें पता चली कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो है वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा होगा, मतलब ये इतनी इंड्यूस नहीं हो पाएगी कि इसके बराबर हो जाए, ठीक है। और E नेट का मान जो है वो नॉन 0 आएगा और E नेट का मान कम आएगा E एक्सटर्नल से, क्योंकि देखो E नेट का मान एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ कम हो रहा है,
सही बात है। तो ई नेट का मान एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम आएगा। दो बातें पता चली। अब देखेंगे कि अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा। अब देखते हैं कि अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, क्या है, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा है, यानी कि नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा है, तो इसमें क्या होगा, प्लस माइनस, जो प्लस और माइनस आयन होंगे वो एक ही जगह होते हैं। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जो प्लस और माइनस आयन होते हैं उनका सेंटर एक ही जगह होता है, ठीक है। अब देखो, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इधर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इस डायरेक्शन में, ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो देखो एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, एक मॉलिक्यूल में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इधर, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर, सही बात है। क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज पे, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है नेगेटिव चार्ज पे। तो ये डायपोल जो इंड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब वही काम होगा तो पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में हुआ था, ठीक है। माइनस प्लस, और इधर पॉजिटिव, सारा काम वही हो रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज है इधर नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज है इधर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है नेगेटिव चार्ज की ओर जाती है, तो इसको बोलते हैं ई इंड्यूस। इसके अंदर इंड्यूस हो रहा है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो और यहाँ भी ई नेट का मान जो आएगा वो आएगा ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, और ई इंड्यूस इस एक्सटर्नल में से कुछ कम कर देगा, तो ई नेट का मान जो आएगा वो नॉन जीरो आएगा, और ई नेट का मान एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम आएगा। ये दो बातें पता चली हैं, ठीक है। अब हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं। पहले है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, यानी कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का पोलराइजेशन किसे कहते हैं। द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मतलब किसी भी सब्सटेंस के अंदर, यानी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का इंडक्शन जो हमने देखा था, द इंडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मोमेंट, द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में डायपोल मोमेंट का इंडक्शन ही क्या कहलाता है, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। दूसरी है लीनियर यूनिडायरेक्शनल डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, दूसरी है कि लीनियर यूनिडायरेक्शनल डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस किसे कहते हैं, दो सब्सटेंसेस इन विच द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी कि जो इंडक्शन हो रहा है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, जितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट इंड्यूस होगा, उसी को बोलते हैं लीनियर यूनिडायरेक्शनल डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। इसके साथ एक कंडीशन और है कि एंड अलोंग इट, यानी कि जो पी वेक्टर है वो ई वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए, जितना पी वेक्टर ज्यादा होगा उतना ई वेक्टर ज्यादा होगा। यहाँ पी जो है वो है डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो। तीसरा है पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर किसे कहते हैं, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर द डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड इन यूनिट वॉल्यूम में जितना डायपोल मोमेंट इंड्यूस होता है उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर। इस पोलराइजेशन वेक्टर को P से डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं, इस पोलराइजेशन वेक्टर को P से डिनोट करते हैं, P वेक्टर से। और हमें पता है कि पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम मतलब
किसी भी सब्सटेंस में पोलराइजेशन का मान जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों होता है? जैसे जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोलराइजेशन ज्यादा होगा। मैंने बताया था कि किसी भी सब्सटेंस में ये जो पोलराइजेशन होगा ये धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही सारे के सारे जो मॉलिक्यूल हैं या सारे सारे डायपोल हैं वो अलाइन हो जाएंगे। धीरे धीरे होंगे, जैसे जैसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये अलाइन होते जाएंगे। मतलब पोलराइजेशन वेक्टर जो है उसका मान एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही इसका मान बढ़ाते चले जाएंगे वैसे ही पोलराइजेशन वेक्टर भी बढ़ता चला जाएगा। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हटाएंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा यहाँ, इसको बोलते हैं काई। क्या बोलते हैं? काई। इसको बोलते हैं काई और इसका नाम है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो पोलराइजेशन वेक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी अगर साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। यानी कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो बराबर होती है P वेक्टर अपॉन E वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आगे काम आएगा।